तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द डार्क क्लासेस। आज हम जानेंगे इसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या इसेंशियल चीज़ें इसको चाहिए होती हैं फंक्शन करने के लिए। तो बिना किसी देर के चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, और जो कि है डिफ्लेक्टिंग टॉक। डिफ्लेक्टिंग टॉक्स का मतलब होता है, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, डिफ्लेक्ट, यानी कि वो टॉक जो ज़रूरी होता है किसी इंस्ट्रूमेंट को उसकी जीरो पोजीशन, यानी कि जीरो से जो वहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो पॉइंटर होता है, जो स्केल जो पॉइंटर होता है, जो स्टार्टिंग में जो जीरो पोजीशन पे होता है, उस पोजीशन से उसको उठाने के लिए या उसको उसकी पोजीशन जहाँ पर जो डिटरमिन्ड वैल्यू है उस तक ले जाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी कि मूव फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन, द फोर्स विच रिक्वायर्ड इज़ नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में डिफ्लेक्शन या सिंपली कहें डिफ्लेक्शन किसी भी प्रिंसिपल का यूज़ कर सकता है। वो कर सकता है मैग्नेटिक प्रिंसिपल का यूज़, हीटिंग प्रिंसिपल का यूज़, केमिकल का यूज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स का यूज़ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़। यानी कि डिफ्लेक्शन कि इनमें से किसी भी प्रिंसिपल को यूज़ करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट में पा सकते हैं, उसे कैलिब्रेट करके। कहें कि द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस टॉर्क डिपेंड टोटली ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का है, यानी कि किस पर फंक्शन करता है। जो मैंने ऊपर बताया, मैग्नेटिक, हीटिंग, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसी भी टाइप में आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। अब बात होती क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट जीरो पोजीशन से तो निकल गया, यानी कि जीरो से तो हो गया, लेकिन अगर उसको जैसे कि आपने जीरो से और आपको 5, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एमीटर का, और आपने 5 एम्पियर मेज़र किया, लेकिन आपका जो एमीटर है वो 15 एम्पियर का एमीटर है या 20 एम्पियर का एमीटर है, लेकिन आपकी जो सुई है, जो आपका पॉइंटर है, आप चाहते हो कि वो रुके 5 एम्पियर पे, क्योंकि जो करंट है वो 5 एम्पियर है। लेकिन जब आप डिफ्लेक्शन हुआ तो अगर उसको कंट्रोल करने वाला, उसको 5 एम्पियर पर रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो वो जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ चला जाएगा, इन्फानाइट पे चला जाएगा। इन्फानाइट मतलब जो उसकी लास्ट जो वैल्यू होगी आपके इंस्ट्रूमेंट की, वहाँ पर चला जाएगा, अगर उसको कोई कंट्रोल करने वाला टॉर्क नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो इसी के बारे में है, जो कि है कंट्रोलिंग टॉर्क। हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है? कंट्रोलिंग टॉर्क इनडेफिनेट मूवमेंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रोकता है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है, उसको जहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है वहाँ पर रोकने में मदद करता है, यानी कि एक्यूरेट क्वांटिटी पे जो हमें मेज़र करनी है वहाँ पर रोकने में इसको मदद करता है। और दूसरा काम जो कंट्रोलिंग टॉर्क करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक बार आपने मेज़र कर लिया, अब हमें चाहिए कि पॉइंटर, जब हम देख चुके, हम रीडिंग ले चुके, तो उसके बाद जो पॉइंटर है तुरंत अपनी जीरो पोजीशन पे चला जाए, यानी कि एक बार डिफ्लेक्ट होके फिर पॉइंटर जीरो पे चला जाए। जैसे ही हमने फोर्स हटाया, या कहें कि जैसे ही हमने तारों को उसमें जोड़ा, एक वायर में जोड़ा, और उसने 5 एम्पियर दिखा दिया, उसने बाद हमने तार हटा दी, तो एकदम से डिफ्लेक्शन फोर्स हटना चाहिए और जो पॉइंटर है वो जाना चाहिए कहाँ, वो आपका जाना चाहिए सीधा जीरो पोजीशन पे। विदाउट कंट्रोलिंग टॉर्क द पॉइंटर वुड स्विंग ओवर इट्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पोजीशन, यानी कि अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर है वो अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग पोजीशन पर स्विंग करता रहेगा, यानी कि वो सीधे जीरो से जाएगा और मैक्सिमम, जीरो और मैक्सिमम के बीच ही स्विंग करता रहेगा, अगर देयर इज़ नो कंट्रोलिंग टॉर्क। अब जब कंट्रोलिंग टॉर्क की बात हो ही रही है, तो अब हम जानेंगे कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, प्रोवाइड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है स्प्रिंग, या तो स्प्रिंग यूज़ कर लीजिए, दूसरा है ग्रेविटी। दोनों मेथड अच्छे हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। अब क्या हैं ड्रॉबैक्स, वो हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें।
पहला है स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या है, तो स्प्रिंग शुड बी नॉन मैग्नेटिक। जो स्प्रिंग होती है हमारी स्प्रिंग कंट्रोल में वो नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। मैकेनिकल फैटिग यानी कि कच्ची नहीं होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए मैकेनिकल फैटिग से। इस स्प्रिंग की रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। इस स्प्रिंग की टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है लो होना चाहिए। और जो मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, जो स्प्रिंग होती है वो होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। फॉस्फर ब्रॉन्ज जो धातु यूज़ की जाती है वो होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। अच्छा, जो नंबर ऑफ टर्न्स जो स्प्रिंग में होते हैं वो होने चाहिए बहुत ज़्यादा। द नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज सो दैट डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज़ लार्ज, ताकि डिफॉर्मेशन जो पर यूनिट लेंथ हो वो ज़्यादा हो। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की जाए तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, अगर स्प्रिंग कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। अब थीटा क्या है, थीटा है हमारा डिफ्लेक्शन। क्या है, डिफ्लेक्शन, यानी कि जो डिफ्लेक्शन पॉइंटर जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम दिखाते हैं आपके थीटा से। सो कंट्रोलिंग टॉर्क इज द डिफ्लेक्शन। सो कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था जो हमने सबसे पहले बात की थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा अपनी जीरो पोजीशन से। सो हम कह सकते हैं एट फाइनल डिफ्लेक्टिंग पोजीशन पर क्या होता है, टीसी किसके बराबर हो जाता है, टीडी के बराबर। टीसी किसके बराबर हो जाता है, टीडी के बराबर। और थीटा प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि डिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना करंट फ्लो करेगा, यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो उतना ही डिफ्लेक्शन होगा जितना करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होता है वो प्रोवाइड करता है एक यूनिफॉर्म स्केल को। यूनिफॉर्म स्केल यानी कि जितना डिफ्लेक्शन जितना करंट उतना ही डिफ्लेक्शन। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली जो इसकी वीडियो होगी, अगली जो हमारा सेशन होगा उसमें हम जानेंगे ग्रेविटी कंट्रोल और एक दूसरा टाइप का टॉक, डैम्पिंग टॉक, और उसके टाइप्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि आपके जो बेसिक्स हम शुरू कर रहे हैं, बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, ताकि आपका रिवाइज हो पाए, आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ये कॉन्सेप्ट रह पाएँ और आप इसको सुन के अपने माइंड में ये चीज़ें बिठा लो, ताकि आपको कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।